दुनिया में कुछ जगहें सिर्फ इतिहास नहीं लगती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे वे इंसान की समझ को चुनौती देने के लिए ही बनाई गई हों। पत्थर, रेगिस्तान, जंगल, पहाड़ और खामोश खंडहर, इन सबके बीच कुछ ऐसे निशान छिपे हैं जिन्हें देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या प्राचीन लोग वाकई इतने साधारण थे जितना हमने मान लिया है। कुछ निर्माण इतने विशाल हैं कि आज की मशीनों के द्वार में भी उन्हें दोहराने से पहले 100 बार सोचना पड़े। कुछ जगहों की बनावट ऐसी है जैसे धरती पर नहीं, किसी और सोच से पैदा हुई हो। और कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हजारों साल बीतने के बाद भी जवाब नहीं देते, बस इंसान को और गहराई में खींचते चले जाते हैं। आज की इस यात्रा में हम उन जगहों तक चलेंगे जहां पत्थर बोलते नहीं, लेकिन उनके सन्नाटे में पूरी सभ्यताओं की अनकही कहानी छिपी है। नंबर 1, मोआई मूर्तियां, ईस्टर आइलैंड, पत्थरों में कैद पूर्वजों की रहस्यमयी निगरानी। प्रशांत महासागर के बीचों बीच मौजूद ईस्टर आइलैंड दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां पहुंचते ही इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे वह किसी सामान्य द्वीप पर नहीं, बल्कि किसी भूली हुई सभ्यता की मौन चेतावनी के सामने खड़ा है। दूर दूर तक फैला समुद्र, अलग थलग पड़ी धरती और उसके बीच खड़ी सैकड़ों विशाल पत्थर की आकृतियां, यही हैं मोआई मूर्तियां, जिन्हें रापा नुई लोगों ने 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच तराशा था। इनकी संख्या 900 से भी अधिक मानी जाती है और हर मूर्ति अपने चेहरे, अपनी निगाह और अपने स्थिर भाव के साथ ऐसा एहसास कराती है जैसे वह सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि किसी अदृश्य सत्ता की निगरानी कर रही हो। इन मूर्तियों की औसत ऊंचाई लगभग 4 मीटर है, लेकिन कई मूर्तियां इससे कहीं अधिक विशाल हैं। कुछ का वजन कई टन तक पहुंचता है। सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ यह नहीं है कि इन्हें बनाया कैसे गया, बल्कि यह है कि इतनी भारी मूर्तियों को द्वीप के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया कैसे गया। कोई आधुनिक मशीन नहीं, कोई क्रेन नहीं, कोई लोहे का पहिया नहीं, फिर भी ये विशाल चेहरे खदानों से निकलकर समुद्र किनारे और अंदरूनी भागों तक कैसे पहुंचे, यह सवाल आज भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि लकड़ी, रस्सियों और मानवीय सामूहिक श्रम का उपयोग हुआ होगा, लेकिन जितना सरल यह सुनाई देता है, जमीन पर उतना ही असंभव लगता है। मोआई मूर्तियों को सामान्य सजावट नहीं माना जाता। माना जाता है कि ये रापा नुई लोगों के पूर्वजों का प्रतीक थीं, जो अपने समुदायों की रक्षा करने वाले आध्यात्मिक संरक्षक के रूप में खड़ी की गई थीं। यही कारण है कि इनके चेहरे अधिकतर द्वीप अंदर की ओर दिखते हैं, मानो वे समुद्र नहीं, बल्कि अपने लोगों पर निगरानी रख रहे हों। उनके गंभीर चेहरे, लंबी नाक, गहरी आंखों की खाली जगह और शांत लेकिन कठोर भाव एक अजीब बेचैनी पैदा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन पत्थरों के भीतर किसी खोई हुई परंपरा की स्मृति अब भी जीवित हो। ईस्टर आइलैंड का रहस्य और गहरा इसलिए हो जाता है क्योंकि यह द्वीप दुनिया से बेहद अलग थलग रहा। इतने दूर बसे समुदाय ने इतनी विशाल कलात्मक और आध्यात्मिक परंपरा कैसे विकसित की, यह अपने आप में हैरान कर देने वाला प्रश्न है। एक छोटी सी आबादी, सीमित संसाधन और चारों ओर अनंत समुद्र, इसके बावजूद उन्होंने ऐसी मूर्तियां बनाई जो आज भी आधुनिक दुनिया को चुप कर देती हैं। इनकी आंखें भले अब खाली हों, लेकिन जब कोई इन्हें सामने से देखता है तो ऐसा लगता है जैसे वे किसी ऐसे युग को याद कर रही हैं जिसके बारे में हमारी किताबें बहुत कम जानती हैं। आज मोआई मूर्तियां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा हैं और दुनिया भर के यात्रियों को आकर्षित करती हैं। लेकिन जितने लोग इन्हें देखने आते हैं, उतने ही सवाल अपने साथ वापस ले जाते हैं। क्या ये सिर्फ पूर्वजों की स्मृति थी? क्या ये शक्ति का प्रतीक थी? या फिर इनके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक विश्वास था जिसे समय ने मिटा दिया? ईस्टर आइलैंड की हवा में आज भी एक अजीब सन्नाटा है और उस सन्नाटे के बीच खड़ी मोआई मूर्तियां आज भी यही महसूस कराती हैं कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्य हमेशा शोर नहीं करते। कभी कभी वे पत्थर बनकर सदियों तक खामोश खड़े रहते हैं। नंबर 2, नाज़का लाइन्स, पेरू।
रेगिस्तान पर बने वे निशान जिन्हें आसमान ही समझता है। दक्षिणी पेरू के सूखे रेगिस्तानी मैदानों में फैली नाज़का लाइंस इंसानी इतिहास के सबसे चौंकाने वाले रहस्यों में गिनी जाती हैं। जमीन पर खड़े होकर इन्हें देखना लगभग असंभव है, क्योंकि ये सामान्य रेखाएं नहीं बल्कि इतने विशाल आकारों में बने भूचित्र हैं कि उनका पूरा रूप आसमान से ही समझ में आता है। पक्षी, बंदर, व्हेल, मकड़ी, ज्यामितीय आकृतियां और लंबी सीधी रेखाएं, ये सब एक ऐसे सूखे मैदान पर बनाए गए हैं जहां बारिश बहुत कम होती है, और शायद इसी कारण ये हजारों साल तक मिटे बिना बचे रहे। लेकिन असली सवाल यही है कि इन्हें बनाया किसने, क्यों बनाया, और ऐसा क्या था जिसे जमीन से नहीं बल्कि ऊपर से देखने की जरूरत थी। नाज़का लाइंस का निर्माण लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच माना जाता है। इन्हें बनाने का तरीका सुनने में सरल लगता है। रेगिस्तान की सतह पर मौजूद गहरे रंग के पत्थरों को हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को प्रकट किया गया। लेकिन जब यही सरल काम सैकड़ों मीटर लंबे आकारों में इतनी सटीकता के साथ किया गया तो यह एक असाधारण उपलब्धि बन जाता है। किसी पक्षी का पंख, किसी बंदर की घुमावदार पूंछ, सीधी रेखाओं का मीलों तक बिना टूटे आगे बढ़ना, यह सब देखकर ऐसा लगता है जैसे रचनाकारों के पास कोई अद्भुत योजना रही होगी। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इन आकृतियों को बनाने वालों ने इन्हें जमीन से पूरा देखा कैसे होगा। जब कोई आकृति इतनी विशाल हो कि उसका आकार केवल आकाश से साफ दिखे, तो उसके निर्माण में किस तरह की माप, दिशा और कल्पना का उपयोग हुआ होगा। कुछ विद्वान इन्हें खगोलीय कैलेंडर मानते हैं, मानो ये रेखाएं सूर्य, चंद्रमा या तारों की गति से जुड़ी रही हों। कुछ इन्हें धार्मिक मार्ग मानते हैं जिन पर लोग अनुष्ठान के दौरान चलते रहे होंगे। कुछ का मानना है कि ये पानी और वर्षा से जुड़े प्रतीक हो सकते हैं, क्योंकि यह इलाका अत्यंत शुष्क है और जल जीवन का सबसे बड़ा वरदान था। लेकिन जितने सिद्धांत हैं उतनी ही गहरी अनिश्चितता भी है। नाज़का लाइंस की सबसे डरावनी खूबसूरती यह है कि वे बोलती नहीं हैं। वे किसी दीवार पर लिखे शिलालेख की तरह अपना अर्थ नहीं बताती। वे बस रेगिस्तान पर पड़ी रहती हैं, जैसे किसी ने धरती को एक विशाल पृष्ठ बना दिया हो और उस पर ऐसे संकेत बनाए हों जिन्हें पढ़ने की चाबी अब खो चुकी है। जब कोई इन रेखाओं को ऊपर से देखता है तो एक पल के लिए यह सवाल जरूर उठता है कि क्या यह संदेश इंसानों के लिए था, देवताओं के लिए था, या उन शक्तियों के लिए जिन्हें प्राचीन लोग आकाश में खोजते थे। नाज़का का मैदान जितना खाली दिखता है उतना ही रहस्य से भरा हुआ है। यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं, कोई ऊंचा स्तंभ नहीं, कोई राजमहल नहीं, सिर्फ धरती की सतह पर खींचे गए निशान। लेकिन शायद इसी सादगी में इसका सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। किसी सभ्यता ने हजारों साल पहले अपनी मेहनत, आस्था और गणना से ऐसी आकृतियां बनाई जो आज विमान से देखने पर भी मन को हिला देती हैं। यह सोचकर ही रोमांच होता है कि जिस समय दुनिया के बहुत से हिस्सों में लोग छोटे छोटे समूहों में जीवन जी रहे थे, उस समय पेरू के इस निर्जन मैदान पर किसी ने धरती को आकाश से संवाद करने का माध्यम बना दिया था। आज नाज़का लाइंस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, लेकिन यह सम्मान भी उनके रहस्य को कम नहीं करता। हर शोध, हर सर्वेक्षण और हर नई व्याख्या के बाद भी यह जगह अपने मूल प्रश्न को बचाए रखती है। आखिर वे विशाल आकृतियां किसके लिए थीं? क्यों बनाई गईं? और उन्हें इस तरह क्यों बनाया गया कि उनका असली चेहरा जमीन से नहीं, आसमान से ही प्रकट हो? नाज़का लाइंस आज भी यह महसूस कराती हैं कि कभी कभी इंसान जमीन पर खड़ा होकर भी अपना संदेश आकाश को लिखता है। नंबर 3, सिगिरिया, श्रीलंका। जंगल के बीच आसमान छूता प्राचीन शाही किला। श्रीलंका के घने हरे जंगलों के बीच अचानक एक विशाल चट्टान लगभग 200 मीटर ऊंची उठती है और उसके ऊपर बसा है सिगिरिया, एक ऐसा प्राचीन किला जिसे देखकर पहली नजर में ही लगता है कि यह सामान्य मनुष्य की कल्पना से कहीं आगे की रचना है। चारों ओर जंगल, नीचे पानी के बगीचे, ऊपर आकाश को छूती चट्टान और उसके शिखर पर एक प्राचीन राजमहल के अवशेष। सिगिरिया सिर्फ एक किला नहीं
बल्कि पत्थर सत्ता, भय, सौंदर्य और रहस्य का ऐसा मिश्रण है जो आज भी देखने वालों को भीतर तक चौंका देता है। 5वीं शताब्दी में राजा कश्यप के शासनकाल में यह स्थान एक शाही महल और दुर्ग के रूप में विकसित हुआ। लेकिन सवाल यह है कि इतनी ऊंची और सीधी उठी चट्टान पर पूरा राजकीय परिसर बनाने का विचार ही किस तरह पैदा हुआ होगा। नीचे से ऊपर तक चढ़ाई अपने आप में एक यात्रा है। पहले सुव्यवस्थित जल उद्यान, फिर चट्टानी रास्ते, फिर वह प्रसिद्ध मिरर वॉल जो कभी इतनी चमकदार थी कि उसमें चेहरा दिखाई देता था। आज उसी दीवार पर 8वीं शताब्दी तक के प्रेम और प्रशंसा से जुड़े लेख मिलते हैं, मानो यह जगह सिर्फ शक्ति का केंद्र नहीं बल्कि सुंदरता और आकर्षण का भी प्रतीक रही हो। सिगिरिया की चट्टानों पर बनी स्वर्गीय अप्सराओं की रंगीन भित्तिचित्र आज भी आश्चर्य में डाल देते हैं। हजारों साल का मौसम, नमी, समय और क्षरण झेलने के बाद भी उनके रंगों की चमक बताती है कि प्राचीन कलाकारों की तकनीक कितनी उन्नत रही होगी। फिर आते हैं पत्थर के वे विशाल सिंह पंजे जो कभी एक भव्य सिंह द्वार का हिस्सा थे। कल्पना कीजिए, जब पूरा सिंहाकार प्रवेश द्वार मौजूद रहा होगा और राजा के महल तक जाने वाला रास्ता उसी के मुख से होकर ऊपर उठता होगा, तब यह स्थान कितना भय और वैभव पैदा करता होगा। शायद इसी कारण इसे सिंहगिरी यानी सिंह की चट्टान कहा गया। सिगिरिया का रहस्य केवल इसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि इसकी योजना में है। नीचे के जल उद्यान अत्यंत संतुलित और समन्वित रूप में बनाए गए थे। पानी के बहाव, तालाबों, नहरों और फव्वारों की व्यवस्था इतनी सोच समझकर की गई थी कि आज भी शोधकर्ता इसकी तकनीकी समझ देखकर हैरान होते हैं। एक जंगल के बीच विशाल चट्टान पर इतने व्यवस्थित महल, जल प्रणाली और कलात्मक सज्जा, यह सब मिलकर सिगिरिया को एक ऐसे स्वप्न जैसा बना देते हैं जिसे पत्थर में बदल दिया गया हो। लेकिन सिगिरिया का इतिहास जितना भव्य है उतना ही बेचैन करने वाला भी है। राजा कश्यप की सत्ता, महल का निर्माण, दुर्ग की सुरक्षा और बाद में इसका बौद्ध मठ में बदल जाना, ये सब इस जगह को कई परतों वाला बनाते हैं। एक समय जो राजसी शक्ति का केंद्र था वही बाद में साधना और मौन का स्थान बना। फिर धीरे धीरे यह जंगल और समय की परतों में छिप गया। सदियों तक सिगिरिया की चट्टान अकेली खड़ी रही, मानो अपने भीतर राजाओं, कलाकारों, भिक्षुओं और भूले हुए लोगों की आवाजें समेटे हुए। आज जब कोई सिगिरिया की चोटी पर पहुंचता है और नीचे फैले जंगल को देखता है तो उसे सिर्फ खंडहर नहीं दिखते, उसे लगता है जैसे किसी ने धरती और आकाश के बीच एक शहर टांग दिया हो। ऊपर प्राचीन नींवों के निशान, एक आकाशीय जलाशय, टूटे हुए दीवारों के अवशेष और चारों ओर फैला जंगल, यह सब मिलकर सिगिरिया को एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां इतिहास दिखाई देता है लेकिन उसका पूरा अर्थ पकड़ में नहीं आता। यह किला आज भी सवाल पूछता है कि क्या प्राचीन राजा सिर्फ सुरक्षा चाहते थे या वे सचमुच अपने लिए आकाश के करीब एक अलग संसार बनाना चाहते थे। नंबर 4, टिकल, ग्वाटेमाला। घने जंगल में छिपी माया सभ्यता की खोई हुई नगरी। ग्वाटेमाला के घने जंगलों के भीतर छिपा टिकल एक ऐसा प्राचीन नगर है जहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ों ने किसी महान सभ्यता को निगल लिया हो और फिर भी उसका अहंकार पूरी तरह मिटा न पाए हों। ऊंचे ऊंचे मंदिर, विशाल पत्थर की सीढ़ियां, राजसी प्रांगण और जंगल की नमी से ढके अवशेष, टिकल कभी माया सभ्यता के सबसे महान नगरों में से एक था। 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच यह राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक शक्ति का केंद्र रहा। लेकिन आज इसका सबसे बड़ा आकर्षण केवल इसका इतिहास नहीं बल्कि इसका वह रहस्यमय सन्नाटा है जिसमें एक खोई हुई दुनिया की धड़कन अब भी महसूस होती है। टिकल की सबसे चौंकाने वाली विशेषता इसके पिरामिड नुमा मंदिर हैं जो घने वन के ऊपर तक उठते हैं। कुछ संरचनाएं 70 मीटर से भी अधिक ऊंचाई तक पहुंचती हैं। कल्पना कीजिए, जब ये मंदिर अपने समय में पूरी तरह सक्रिय रहे होंगे तब जंगल के ऊपर से उठती उनकी चोटियां कितनी दूर से दिखाई देती होंगी। ये सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं थे बल्कि सत्ता, खगोल, अनुष्ठान और माया ज्ञान के प्रतीक थे। हर मंदिर की दिशा, हर प्रांगण की योजना और हर ऊंची सीढ़ी एक ऐसे समाज की ओर इशारा करती है जो आकाश, देवताओं
और राजसत्ता को एक ही संरचना में देखता था। टिकल में हजारों पत्थर की संरचनाएं थीं। इसमें महल, चौक, मंदिर, खेल मैदान और आवासीय क्षेत्र शामिल थे। इतना विशाल नगर घने उष्णकटिबंधीय जंगल के बीच कैसे फलता फूलता रहा, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। जल प्रबंधन, खेती, व्यापार, धार्मिक आयोजन और शासन व्यवस्था, इन सबको संचालित करने के लिए एक अत्यंत संगठित समाज की आवश्यकता रही होगी। माया लोगों ने बिना लोहे के औजारों और बिना आधुनिक मशीनों के इतने विशाल स्थापत्य कैसे खड़े किए, यह आज भी हैरान करता है। उनकी गणितीय और खगोलीय समझ पहले से ही दुनिया को चौंकाती रही है, लेकिन टिकल उनके शहरी नियोजन का भी शानदार प्रमाण है। फिर भी टिकल का सबसे बड़ा रहस्य उसकी समृद्धि नहीं, बल्कि उसका पतन है। जो शहर कभी हजारों लोगों से भरा था, जहां अनुष्ठान होते थे, राजा शासन करते थे और व्यापार चलता था, वह आखिर धीरे धीरे खाली क्यों हो गया? क्या इसका कारण सूखा था? क्या संसाधनों पर दबाव बढ़ गया था? क्या युद्ध और सत्ता संघर्ष ने इसे कमजोर कर दिया? या फिर कई कारण मिलकर इस महान नगर को जंगल के हवाले कर गए? आज भी शोधकर्ता इन प्रश्नों के पूर्ण उत्तर तक नहीं पहुंचे हैं। टिकल की यात्रा में सबसे अजीब अनुभव उसका वातावरण है। यहाँ खंडहर अकेले नहीं खड़े, बल्कि जंगल के साथ एक हो चुके हैं। पेड़ों की जड़ें पत्थरों को पकड़ती हैं, पक्षियों की आवाजें प्राचीन प्रांगणों में गूंजती हैं और कभी-कभी धुंध के बीच से मंदिरों की चोटियां ऐसे उभरती हैं जैसे समय खुद पीछे लौट आया हो। यह जगह महसूस कराती है कि सभ्यताएं कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हों, प्रकृति अंत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही देती है। आज टिकल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया भर के यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है, लेकिन वहां खड़े होकर यह भूलना मुश्किल है कि यह कभी सिर्फ खंडहर नहीं था। यह एक जीवित शहर था, सपनों, विश्वासों, भय, युद्धों और अनुष्ठानों से भरा हुआ। अब वही शहर पेड़ों और मौन के बीच सोया है। टिकल हमें यह याद दिलाता है कि इतिहास हमेशा मिटता नहीं। कभी कभी वह जंगल के भीतर छिपकर इंतजार करता है कि कोई फिर से उसकी ओर देखे और पूछे, यह सब इतने शानदार रूप में बना, फिर अचानक चुप क्यों हो गया? नंबर 5, चीन की महान दीवार। पहाड़ों और रेगिस्तानों पर फैली प्राचीन रक्षा रेखा। चीन की महान दीवार को अक्सर दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्माण कहा जाता है, लेकिन जब कोई इसके असली पैमाने को समझने की कोशिश करता है, तब एहसास होता है कि यह सिर्फ दीवार नहीं, बल्कि इंसानी इच्छा शक्ति का एक असंभव सा प्रमाण है। 21,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई तक फैली यह संरचना पहाड़ों, रेगिस्तानों, मैदानों और घाटियों से गुजरती है। कहीं यह खड़ी चट्टानों पर सांप की तरह मुड़ती है, कहीं सूने रेगिस्तान में अकेली आगे बढ़ती है और कहीं पहाड़ी चोटियों पर ऐसी चढ़ाई लेती है कि आज भी वहां पहुंचना कठिन लगता है। यही कारण है कि यह दीवार सिर्फ रक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐसी सभ्यता की मानसिकता का संकेत है जो अपनी सीमाओं को पत्थर और ईंट से परिभाषित करना चाहती थी। इस महान निर्माण की शुरुआत 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चिन राजवंश के समय मानी जाती है। हालांकि बाद के राजवंशों ने इसे लगातार बढ़ाया, सुधारा और मजबूत किया। दीवार मिट्टी, पत्थर, ईंट और चूने जैसे अलग अलग पदार्थों से बनी। इसके साथ प्रहरी मीनारें, किले, चौकियां और पैदल मार्ग बनाए गए ताकि सैनिक दूर दूर तक निगरानी रख सकें। उत्तर से आने वाले घुमंतू आक्रमणकारियों से बचाव इसका मुख्य उद्देश्य था, लेकिन इसका महत्व सिर्फ सैन्य नहीं था। यह नियंत्रण, संदेश व्यवस्था, कर व्यवस्था और सीमा की मनोवैज्ञानिक घोषणा भी थी। सबसे बड़ा रहस्य इसकी लंबाई नहीं, बल्कि इसके निर्माण की परिस्थिति है। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले कठोर मौसम, ऊंचे पहाड़, बर्फीली हवाएं, निर्जन रेगिस्तान और कठिन भूगोल के बीच मजदूरों, सैनिकों और कारीगरों ने यह दीवार बनाई। न आधुनिक सड़कें, न मशीनें, न भारी वाहन, फिर भी पत्थर, ईंट और मिट्टी को ऐसी जगहों तक पहुंचाया गया जहां आज भी चढ़ना चुनौती है। इस निर्माण के पीछे कितना श्रम, कितना अनुशासन
और कितनी मानवीय कीमत रही होगी, यह सोचकर ही दीवार की भव्यता के पीछे छिपी कठोरता सामने आती है। महान दीवार को देखते हुए एक अजीब विरोधाभास महसूस होता है। एक तरफ यह चीन की शक्ति, धैर्य और संगठन का प्रतीक है, तो दूसरी ओर यह भय, असुरक्षा और लगातार चलने वाले संघर्षों की कहानी भी बताती है। किसी भी सभ्यता को इतनी विशाल दीवार बनाने की जरूरत तभी पड़ती है जब उसे अपनी सीमाओं के पार लगातार खतरा महसूस होता हो। इसलिए यह दीवार सिर्फ विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि उन अनगिनत आशंकाओं की भी स्मृति है जिनसे प्राचीन चीन गुजरता रहा। इस दीवार की प्रहरी मीनारें विशेष रूप से रहस्य पैदा करती हैं। पहाड़ों की चोटियों पर खड़ी वे मीनारें मानो आज भी किसी अदृश्य दुश्मन को खोज रही हों। एक समय सैनिक आग, धुएं और संकेतों के माध्यम से संदेश भेजते थे। एक चौकी से दूसरी चौकी तक खबरें पहुंचती थीं। यह पूरी दीवार एक विशाल संचार तंत्र की तरह काम करती थी, जो हजारों किलोमीटर में फैला हुआ था। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि इतने पुराने समय में इस स्तर की रणनीतिक योजना कैसे संभव हुई। आज चीन की महान दीवार यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली संरचनाओं में शामिल है। लेकिन पर्यटक जिस दीवार पर चलते हैं, उसके नीचे सदियों का श्रम, मृत्यु, भय और संघर्ष छिपा है। कुछ हिस्से टूट चुके हैं, कुछ रेत में खो गए हैं, कुछ अब भी पहाड़ों पर मजबूत खड़े हैं। दीवार का हर मोड़ जैसे एक सवाल पूछता है, क्या इंसान ने इसे अपनी रक्षा के लिए बनाया था या अपने डर को पत्थर में बदलने के लिए? चीन की महान दीवार इसलिए रहस्यमयी लगती है क्योंकि यह केवल सीमा नहीं बनाती, यह हमें उस युग के मन में झांकने पर मजबूर करती है जहां साम्राज्य अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पहाड़ों तक पर निशान छोड़ देते थे। नंबर 6, बालबेक, लेबनान। 1000 टन के पत्थरों से बना रोमन इंजीनियरिंग का रहस्य। लेबनान की बेका घाटी में मौजूद बालबेक दुनिया के उन प्राचीन स्थलों में से एक है जिन्हें देखकर पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि यह सब इंसानों ने कैसे किया होगा। रोमन साम्राज्य के समय यह एक भव्य धार्मिक केंद्र था, लेकिन इसकी प्रसिद्धि केवल मंदिरों की सुंदरता के कारण नहीं है। असली रहस्य इसके विशाल आधार पत्थरों में छिपा है, जिनमें से कुछ का वजन 1000 टन से भी अधिक माना जाता है। इतने भारी पत्थरों को काटना, उठाना, स्थानांतरित करना और इतनी सटीकता से जमाना आज भी प्राचीन इंजीनियरिंग के सबसे कठिन सवालों में से एक है। बालबेक का मंदिर परिसर रोमन वैभव का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ बृहस्पति मंदिर के विशाल स्तंभ कभी आकाश से बात करते हुए लगते थे। इनमें से बचे हुए स्तंभ लगभग 23 मीटर ऊंचे हैं और रोमन दुनिया के सबसे ऊंचे स्तंभों में गिने जाते हैं। बाक्स का मंदिर आज भी आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित स्थिति में है और इसकी नक्काशी, अनुपात और स्थापत्य देखकर स्पष्ट होता है कि यह स्थल रोमन धार्मिक शक्ति और साम्राज्यिक प्रदर्शन का केंद्र रहा होगा। लेकिन जितना ऊपर का निर्माण चकित करता है, उससे भी अधिक नीचे का आधार बेचैन करता है। बालबेक के विशाल पत्थरों को लेकर लंबे समय से चर्चा होती रही है। इतने बड़े पत्थर क्यों इस्तेमाल किए गए? क्या केवल मजबूती के लिए? क्या यह साम्राज्य की शक्ति दिखाने का माध्यम था, या फिर यहां पहले से मौजूद किसी और प्राचीन संरचना के ऊपर रोमन मंदिर बनाए गए? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि विशाल आधार पत्थर रोमन इंजीनियरिंग की ही उपलब्धि थे, लेकिन कई लोग इस बात पर हैरान हैं कि ऐसे पत्थरों को उस समय की तकनीक से इतनी कुशलता से कैसे संभाला गया होगा। यह रहस्य बालबेक को सिर्फ ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग पहेली बना देता है। स्थल पर खड़े होकर जब कोई उन आधार पत्थरों को देखता है तो उनका आकार शरीर से नहीं, कल्पना से टकराता है। इंसान उनके सामने छोटा नहीं, लगभग अदृश्य लगने लगता है। यही वह क्षण है जब बालबेक सामान्य पुरातात्विक स्थल से अधिक महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे प्राचीन दुनिया ने यहां अपनी सीमा को पार करने की कोशिश की हो। पत्थर सिर्फ निर्माण सामग्री नहीं, बल्कि चुनौती बन जाते हैं। एक ऐसी चुनौती जिसे बनाने वालों ने भविष्य की सभ्यताओं के लिए छोड़ दिया। बालबेक का वातावरण भी इसके रहस्य को गहरा करता है।
घाटी के बीच खड़े मंदिरों के स्तंभ, टूटी हुई दीवारें, विशाल मंच और पत्थरों के बीच चलती हवा ऐसा एहसास कराते हैं जैसे यह स्थान कभी केवल पूजा का केंद्र नहीं रहा होगा, बल्कि सत्ता और विस्मय पैदा करने का मंच भी रहा होगा। रोमन साम्राज्य ने अपने देवताओं, अपने वास्तुकारों और अपनी शक्ति को यहाँ पत्थर में अमर करने की कोशिश की, लेकिन समय ने सबसे सुंदर हिस्सों को तोड़ दिया और सबसे भारी पत्थरों को बचाए रखा, मानो रहस्य खुद बचना चाहता हो। आज बालबेक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और पुरातत्वविदों से लेकर यात्रियों तक सबको आकर्षित करता है। लेकिन जो लोग इसे केवल रोमन मंदिरों का समूह मानते हैं, वे इसके सबसे गहरे प्रश्न को अनदेखा कर देते हैं। बालबेक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन निर्माण केवल कला नहीं थे, वे शक्ति, विश्वास, गणना और साहस का मिश्रण थे। 1000 टन के पत्थर आज भी वहीं पड़े हैं, शांत, भारी और अडिग। वे किसी उत्तर की तरह नहीं, बल्कि एक प्रश्न की तरह दिखते हैं। क्या हम सचमुच जानते हैं कि प्राचीन दुनिया कितनी सक्षम थी? नंबर 7, गीजा के पिरामिड। मिस्र, रेगिस्तान में खड़े प्राचीन दुनिया के अमर प्रहरी। मिस्र के रेगिस्तान में खड़े गीजा के पिरामिड मानव इतिहास के सबसे प्रसिद्ध, सबसे भव्य और सबसे रहस्यमयी निर्माणों में गिने जाते हैं। हजारों सालों से वे रेत, हवा, युद्ध, साम्राज्य और समय को देखते आए हैं, लेकिन आज भी उनकी उपस्थिति वैसी ही है, शांत, विशाल और चुनौती देने वाली। लगभग 4500 वर्ष पहले बने ये पिरामिड प्राचीन दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एकमात्र ऐसे आश्चर्य हैं जो आज भी खड़े हैं। लेकिन उनका रहस्य केवल उनकी उम्र में नहीं, बल्कि उनकी सटीकता, आकार और निर्माण की असंभव लगने वाली प्रक्रिया में छिपा है। सबसे प्रसिद्ध है खुफू का महान पिरामिड, जिसकी मूल ऊंचाई लगभग 146 मीटर थी। इसे बनाने में 23 लाख से अधिक पत्थर के ब्लॉकों का उपयोग हुआ माना जाता है। इनमें से कई ब्लॉकों का वजन कई टन तक था। जब कोई इस संख्या को सुनता है तो यह सिर्फ आंकड़ा लगता है, लेकिन जब इस विशाल संरचना के सामने खड़ा होता है तब समझ आता है कि हर पत्थर अपने आप में एक श्रम, एक योजना और एक रहस्य है। इतने विशाल पत्थरों को काटना, ढोना, ऊपर तक ले जाना और ऐसी ज्यामितीय सटीकता से जमाना, यह सब उस दौर में कैसे संभव हुआ? यही प्रश्न पिरामिडों को आज भी अद्भुत बनाता है। पिरामिडों को शाही मकबरे माना जाता है, जहां फराओ को मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए तैयार किया जाता था। लेकिन इनके भीतर की रचना, मार्ग, कक्ष और दिशा निर्धारण बताते हैं कि यह केवल दफनाने की जगह नहीं थी। यह विश्वास, खगोल, गणित और राजसत्ता का पत्थरीला रूप था। पिरामिडों की दिशाएं 4 प्रमुख दिशाओं से लगभग सटीक रूप से मेल खाती हैं। यह सटीकता बताती है कि प्राचीन मिस्रियों के पास आकाश, दिशा और माप को समझने की गहरी क्षमता थी। सवाल यह है कि बिना आधुनिक उपकरणों के उन्होंने यह सटीकता कैसे प्राप्त की? गीजा का पूरा परिसर अपने आप में एक विशाल प्रतीक है। खुफू, खाफरे और मेंकाउरे के पिरामिड, उनके आसपास के छोटे पिरामिड, मार्ग, मंदिर और पास ही मौजूद महान स्फिंक्स, ये सब मिलकर एक ऐसे धार्मिक और राजकीय परिदृश्य का निर्माण करते हैं जो मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि दूसरे अस्तित्व की शुरुआत मानता था। पिरामिडों की सीधी रेखाएं और ऊपर उठता आकार जैसे धरती से आकाश की ओर जाने वाली सीढ़ी का प्रतीक है। शायद इसी कारण इन्हें देखकर लगता है कि प्राचीन मिस्री केवल अपने राजा को दफना नहीं रहे थे, बल्कि उसे देवत्व की ओर भेज रहे थे। इन पिरामिडों के निर्माण को लेकर अनेक सिद्धांत हैं। मजदूरों की विशाल टोलियां, रैंप, स्लेज, पानी, पत्थर की ढुलाई, संगठन और प्रशासन, कई व्याख्याएं सामने आई हैं। फिर भी पिरामिडों की भव्यता ऐसी है कि हर उत्तर अधूरा महसूस होता है। इतने बड़े पैमाने पर श्रम का संचालन कैसे हुआ होगा? श्रमिकों को कैसे संगठित किया गया होगा? निर्माण में कितना समय लगा होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस युग की तकनीकी समझ को हमने बहुत कम आंका है? आज गीजा के पिरामिड लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं, लेकिन पर्यटक भी उनके सामने खड़े होकर अक्सर मौन हो जाते हैं।
रेगिस्तान की धूप में चमकते ये विशाल पत्थर केवल प्राचीन मिस्र की उपलब्धि नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। वे बताते हैं कि सभ्यताएं अपने देवताओं, राजाओं और मृत्यु के डर को पत्थरों में बदल सकती हैं। गीजा के पिरामिड आज भी ऐसे खड़े हैं जैसे वे समय से कह रहे हों, साम्राज्य आते जाते रहेंगे, लेकिन कुछ रहस्य इतने भारी होते हैं कि हजारों साल भी उन्हें गिरा नहीं पाते। नंबर 8, गीजा का महान स्फिंक्स, मिस्र, रेत के सन्नाटे में बैठा अनंत रहस्य। गीजा के पिरामिडों के पास बैठा महान स्फिंक्स दुनिया की सबसे रहस्यमयी मूर्तियों में से एक है। एक सिंह का शरीर, मनुष्य का सिर, आगे फैले पंजे और दूर क्षितिज की ओर स्थिर निगाह। यह आकृति देखने में जितनी भव्य है, उतनी ही गहरी पहेली भी है। यह लगभग 73 मीटर लंबी और 20 मीटर ऊंची है और इसे प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी एकाश्म मूर्तियों में गिना जाता है। यानी यह विशाल आकृति एक ही चट्टान से तराशी गई मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, इसे बनाया क्यों गया था? अधिकांश विद्वान मानते हैं कि स्फिंक्स का निर्माण लगभग 4500 साल पहले फराओ खाफरे के शासनकाल में हुआ। इसका मानव चेहरा शायद राजसत्ता का प्रतीक था, जबकि सिंह का शरीर शक्ति, सुरक्षा और शाही अधिकार को दर्शाता था। लेकिन यह व्याख्या जितनी तर्कपूर्ण लगती है, उतनी ही अधूरी भी महसूस होती है, क्योंकि स्फिंक्स केवल एक राजा की मूर्ति नहीं लगता। उसकी मुद्रा, उसका आकार और उसका स्थान उसे किसी बड़े धार्मिक या ब्रह्मांडीय अर्थ से जोड़ते दिखाई देते हैं। वह पिरामिडों की ओर या उनके पास बस रखा हुआ स्मारक नहीं, बल्कि पूरे गीजा परिसर का मौन प्रहरी लगता है। स्फिंक्स की सबसे प्रभावशाली बात उसकी निगाह है। उसका चेहरा क्षितिज की ओर देखता है, मानो वह सूर्योदय, रेगिस्तान और समय को एक साथ देख रहा हो। हजारों सालों से हवाएं उसके शरीर को काटती रही हैं। रेत ने उसे कई बार ढका, लोगों ने उसे निकाला, फिर समय ने उसे फिर छुआ। उसके चेहरे पर टूट फूट है, नाक क्षतिग्रस्त है, शरीर पर क्षरण के निशान हैं, फिर भी उसका भाव नहीं बदला। वह आज भी उसी तरह बैठा है जैसे उसे किसी अनंत प्रतीक्षा के लिए बनाया गया हो। स्फिंक्स के क्षरण को लेकर भी कई चर्चा हुई है। उसकी सतह पर दिखाई देने वाले घिसाव और कटाव को कुछ लोग केवल हवा और रेत का परिणाम मानते हैं, जबकि कुछ शोधकर्ताओं ने पानी से जुड़े क्षरण पर भी विचार किया है। इसी कारण इसके वास्तविक काल और निर्माण से जुड़े प्रश्न समय समय पर बहस का विषय बनते रहे हैं। हालांकि मुख्य धारा इतिहास इसे प्राचीन मिस्री निर्माण मानता है, फिर भी इसका रहस्यमय रूप कल्पना को लगातार उकसाता है। ऐसा लगता है जैसे यह मूर्ति जितनी दिखती है, उससे कहीं अधिक पाती है। इसके आसपास का वातावरण भी रहस्य को और गहरा कर देता है। पीछे पिरामिड, सामने रेगिस्तान, ऊपर कठोर आकाश और बीच में बैठा यह अर्ध मानव, अर्ध सिंह प्रहरी। इस आकृति में ऐसा मिश्रण है जो मनुष्य और पशु, सत्ता और प्रकृति, शक्ति और बुद्धि, जीवन और मृत्यु, इन सबको एक साथ जोड़ देता है। शायद इसी कारण स्फिंक्स हमेशा से केवल पुरातात्विक वस्तु नहीं रहा, बल्कि कल्पना, रहस्य और आध्यात्मिक संकेत का केंद्र रहा है। आज लाखों लोग स्फिंक्स को देखने आते हैं। वे तस्वीरें लेते हैं, उसे अलग अलग कोणों से देखते हैं, लेकिन उसके सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर वहीं रह जाता है। क्या वह पिरामिडों की रक्षा कर रहा था? क्या वह फराओ की दिव्यता का प्रतीक था? क्या वह सूर्य और क्षितिज से जुड़ा कोई धार्मिक चिन्ह था? या फिर वह प्राचीन मिस्र की उस विचारधारा का रूप था जिसमें राजा को धरती और देवताओं के बीच का पुल माना जाता था? महान स्फिंक्स आज भी कोई उत्तर नहीं देता। वह बस रेत के बीच बैठा रहता है, जैसे उसे पता हो कि कुछ रहस्य बताने के लिए नहीं, बचाकर रखने के लिए बनाए जाते हैं। नंबर 9, अबू सिम्बल, मिस्र। चट्टानों में तराशी गई फिरौन की विशाल शक्ति। दक्षिणी मिस्र में नासिर झील के किनारे स्थित अबू सिम्बल उन स्मारकों में से है जहां पत्थर सिर्फ निर्माण नहीं लगता, बल्कि सत्ता का सीधा ऐलान दिखाई देता है। 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फराओ रामेसेस द्वितीय ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था, और आज भी इनके सामने खड़े होकर यही महसूस होता है
कि प्राचीन मिस्र ने यहाँ भय, भव्यता और दिव्यता को एक साथ चट्टान में तराश दिया। मंदिर का बाहरी भाग 4 विशाल बैठे हुए रामेसेस की प्रतिमाओं से सजा है, जिनकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर है। वे चट्टान से निकलती हुई ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे स्वयं पहाड़ ने राजा का रूप धारण कर लिया हो। अबू सिम्बल का सबसे बड़ा प्रभाव इसका पैमाना है। जब कोई इन विशाल प्रतिमाओं के सामने खड़ा होता है तो मनुष्य का शरीर बेहद छोटा लगने लगता है। यह वही प्रभाव था जो शायद प्राचीन काल में भी पैदा करना चाहा गया होगा। मंदिर केवल पूजा के लिए नहीं था, यह सीमा क्षेत्र में मिस्र की शक्ति का प्रदर्शन भी था। नूबिया की ओर जाने वाले मार्ग पर यह स्मारक ऐसा संदेश देता था कि फराओ की सत्ता केवल नील घाटी तक सीमित नहीं, बल्कि दूर दूर तक फैली हुई है। पत्थर के ये चेहरे किसी देवता की तरह शांत हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति अपने आप में आदेश जैसी लगती है। इस मंदिर का एक अद्भुत रहस्य सूर्य के प्रकाश से जुड़ा है। साल में 2 बार सूर्य की किरणें मंदिर के भीतर गहराई तक जाती हैं और आंतरिक गर्भगृह को प्रकाशित करती हैं। यह घटना रामेसेस के जन्मदिन और राज्याभिषेक दिवस से जोड़ी जाती है। चाहे इसमें प्रतीकात्मक बदलाव समय के साथ हुए हों, लेकिन यह स्पष्ट है कि मंदिर की दिशा और आंतरिक योजना अत्यंत सोच समझकर बनाई गई थी। चट्टान के भीतर बने मार्ग, कक्ष और मूर्तियों के बीच सूर्य की किरणों का इतनी सटीकता से प्रवेश करना बताता है कि प्राचीन मिस्री केवल वास्तुकार नहीं, बल्कि आकाश और प्रकाश के भी गहरे जाता थे। अबू सिम्बल का आधुनिक इतिहास भी कम आश्चर्यजनक नहीं है। 20वीं शताब्दी में जब असवान बांध के कारण इस क्षेत्र में पानी भरने का खतरा पैदा हुआ, तब पूरा मंदिर परिसर काटकर ऊंचे स्थान पर स्थानांतरित किया गया। यह आधुनिक संरक्षण का एक असाधारण कार्य था, लेकिन इस घटना ने मंदिर के रहस्य को कम नहीं किया, बल्कि और बढ़ा दिया। एक ऐसा प्राचीन स्मारक जिसे प्राचीन मिस्रियों ने चट्टान में काटकर बनाया था, आधुनिक मनुष्य ने उसे टुकड़ों में काटकर फिर से जोड़ा। मानो हजारों साल के अंतराल पर 2 अलग अलग युगों ने एक ही पत्थर को बचाने के लिए अपनी अपनी तकनीक लगा दी। अबू सिम्बल के भीतर की दीवारों पर युद्ध, विजय, देवताओं और फराओ की शक्ति के दृश्य उकेरे गए हैं। ये चित्र केवल सजावट नहीं, बल्कि विचारधारा है। वे बताते हैं कि मिस्र में राजा सिर्फ शासक नहीं था, वह देवताओं से जुड़ा ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा माना जाता था। यही कारण है कि मंदिर की भव्यता किसी सामान्य राजमहल से अलग है। यह एक धार्मिक मंच है, एक राजनीतिक घोषणा है और एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी। आज अबू सिम्बल देखने वाले लोग इसके सामने खड़े होकर अक्सर यही महसूस करते हैं कि यहाँ पत्थर में तराशी गई आकृतियां समय से बड़ी लगती हैं। नासिर झील का शांत पानी, रेगिस्तान की धूप और चट्टान से उभरते राजा के विशाल चेहरे, यह दृश्य किसी सामान्य ऐतिहासिक स्थल से अधिक है। अबू सिम्बल हमें याद दिलाता है कि कुछ शासक अपने जीवन से नहीं, बल्कि अपने बनाए हुए पत्थरों से अमर होना चाहते थे, और रामेसेस द्वितीय ने यहाँ ऐसा ही किया। हजारों साल बाद भी उसकी आकृतियां बैठी हैं, सूर्य की प्रतीक्षा करती हुई, जैसे सत्ता का रहस्य अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। नंबर 10, लक्सर मंदिर, मिस्र। नील नदी के किनारे खड़ा राजसी देवालय। नील नदी के किनारे स्थित लक्सर मंदिर प्राचीन मिस्र की उस भव्यता का प्रमाण है जिसमें धर्म, राजसत्ता और कला एक ही स्थान पर मिल जाते हैं। लगभग 1400 ईसा पूर्व में निर्मित यह मंदिर मिस्र के सबसे महान स्मारकों में शामिल है। लेकिन लक्सर की विशेषता यह है कि यह केवल देवताओं की पूजा का स्थान नहीं था। इसे फराओ के राज्याभिषेक और राजकीय दिव्यता से भी जोड़ा जाता है। यहाँ राजा की सत्ता केवल राजनीतिक अधिकार नहीं रहती थी, बल्कि उसे देवत्व का रूप दिया जाता था। इसी कारण लक्सर मंदिर के पत्थरों में केवल स्थापत्य नहीं, बल्कि राजसत्ता की आध्यात्मिक घोषणा दर्ज है। मंदिर का प्रवेश द्वार ही देखने वाले को चौंका देता है। विशाल पायलन, रामेसेस द्वितीय की भव्य मूर्तियां और सामने खड़े ओबेलिस्क इस जगह को एक राजसी रंग देते हैं। एक समय यह मंदिर कर्नाक मंदिर से स्फिंक्सों की लंबी सड़क द्वारा जुड़ा था।
कल्पना कीजिए, जब प्राचीन काल में धार्मिक जुलूस इस मार्ग से गुजरते होंगे, दोनों ओर स्फिंक्स खड़े होंगे। पुजारी संगीत, धूप और मंत्रों के बीच फराओ देवताओं की उपस्थिति में अपनी सत्ता को पुनः प्रमाणित करता होगा। लक्सर केवल पत्थरों का समूह नहीं, बल्कि जीवित अनुष्ठान का मंच था। मंदिर के भीतर के स्तंभ और दीवारें मिस्री कला की सूक्ष्मता और शक्ति दोनों दिखाते हैं। विशाल स्तंभों के बीच चलते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर के जंगल में प्रवेश कर रहा हो। दीवारों पर उकेरे गए दृश्य राजाओं, देवताओं, युद्धों और धार्मिक समारोहों की कहानियां बताते हैं। लेकिन इन चित्रों की सबसे गहरी बात यह है कि वे इतिहास को केवल घटना के रूप में नहीं दिखाते, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था का हिस्सा बनाते हैं। मिस्रियों के लिए राजा, देवता, नदी, सूर्य और मृत्यु सब एक ही व्यवस्था के अंग थे। लक्सर मंदिर उसी व्यवस्था का भव्य प्रतीक है। लक्सर का रहस्य उसकी निरंतरता में भी है। कई शासकों ने इसके निर्माण और विस्तार में योगदान दिया। हर युग ने इसमें अपनी छाप छोड़ी। यही कारण है कि यह मंदिर किसी एक राजा की रचना नहीं लगता, बल्कि सदियों की सामूहिक आस्था और सत्ता का संगम लगता है। समय के साथ यहां अलग अलग सभ्यताओं और धार्मिक परतों के चिन्ह भी जुड़ते गए। इससे लक्सर केवल प्राचीन मिस्र का स्मारक नहीं रहता, बल्कि मानव इतिहास की लगातार बदलती परतों का साक्षी बन जाता है। रात के समय जब लक्सर मंदिर प्रकाश में नहाता है, तब इसका रहस्य और गहरा महसूस होता है। पत्थरों की छाया लंबी हो जाती है, स्तंभ और मूर्तियां अधिक जीवित प्रतीत होती हैं और ऐसा लगता है जैसे मंदिर किसी प्राचीन जुलूस की प्रतीक्षा कर रहा हो। नील नदी पास बहती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे हजारों साल पहले बहती होगी। नदी, मंदिर और आकाश, इन तीनों का यह संबंध लक्सर को एक असाधारण आध्यात्मिक वातावरण देता है। आज लक्सर मंदिर दुनिया भर से आने वाले लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन इसे केवल पर्यटन स्थल कहना इसके अर्थ को छोटा कर देना होगा। यह वह स्थान है जहां फराओ अपने आप को देवताओं की व्यवस्था से जोड़ते थे, जहां पत्थर सत्ता की भाषा बोलते थे और जहां हर दीवार यह बताती है कि प्राचीन मिस्र अपने राजाओं को केवल मनुष्य नहीं मानता था। लक्सर मंदिर आज भी नील के किनारे खड़ा है, शांत लेकिन प्रभावशाली। वह पूछता है, क्या सत्ता सच में मनुष्य की थी या मनुष्य ने देवत्व का दावा करने के लिए पत्थरों का सहारा लिया था? नंबर 11, स्टोनहेंज, यूनाइटेड किंगडम। पत्थरों का वह घेरा जिसका रहस्य आज भी अधूरा है। इंग्लैंड के सैलिसबरी मैदान पर स्थित स्टोनहेंज दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और सबसे रहस्यमयी प्रागैतिहासिक स्थलों में से एक है। खुले मैदान में खड़ा विशाल पत्थरों का यह घेरा पहली नजर में सरल लगता है, लेकिन जितना अधिक इसे समझने की कोशिश की जाती है, उतना ही यह उलझता चला जाता है। 4000 साल से भी अधिक पुराने इस स्थल में कुछ पत्थरों का वजन 25 टन तक माना जाता है। ये पत्थर न केवल दूर से लाए गए, बल्कि उन्हें इस तरह खड़ा और व्यवस्थित किया गया कि आज भी शोधकर्ता इसके उद्देश्य को लेकर पूरी तरह सहमत नहीं हो पाए हैं। स्टोनहेंज का सबसे बड़ा रहस्य इसका निर्माण है। इतने भारी पत्थरों को प्राचीन लोगों ने कैसे काटा, कैसे ढोया और कैसे खड़ा किया? उस समय न आधुनिक मशीनें थीं, न लोहे की भारी क्रेन, न सड़कें। फिर भी पत्थरों को लाया गया, जमीन में गाढ़ा गया और कुछ को ऊपर आड़ी अवस्था में टिकाया गया। यह काम केवल शारीरिक श्रम का नहीं, बल्कि संगठन, योजना, माप और सामूहिक विश्वास का परिणाम रहा होगा। कोई समाज तभी इतना श्रम लगाता है जब उसके पीछे कोई अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य हो। इसी उद्देश्य को लेकर सबसे अधिक बहस है। क्या स्टोनहेंज सूर्य मंदिर था? क्या यह मृत्यु और अंतिम संस्कार से जुड़ा स्थल था? क्या यह किसी प्रकार का खगोलीय कैलेंडर था? या यह ऐसे अनुष्ठानों का केंद्र था जिनका अर्थ आज खो चुका है? इसके पत्थरों का संरेखण ग्रीष्म और शीत अयनांत से जुड़ा दिखाई देता है, जिससे लगता है कि निर्माताओं को सूर्य की गति की गहरी समझ थी। जब विशेष दिनों पर सूर्य की किरणें पत्थरों के बीच से गुजरती हैं, तो यह दृश्य किसी संयोग से अधिक प्रतीत होता है। लगता है जैसे यह घेरा आकाश और धरती के बीच
कोई प्राचीन संवाद स्थापित करता था। स्टोनहेंज का वातावरण भी इसे असाधारण बनाता है। कोई विशाल शहर नहीं, कोई दीवारों से घिरा मंदिर नहीं, कोई राजसी महल नहीं, बस खुले मैदान में खड़े पत्थर। लेकिन यही सादगी सबसे अधिक रहस्यमयी है। खाली मैदान में यह पत्थरीला घेरा ऐसा लगता है जैसे किसी ने धरती पर एक पवित्र निशान बना दिया हो। हजारों सालों से हवा इसके बीच से गुजरती रही, पीढ़ियां बदलती रहीं, राजवंश आए और गए, लेकिन पत्थर वहीं खड़े रहे। इस स्थल के आसपास मिले पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि यह क्षेत्र प्रागैतिहासिक समाजों के लिए विशेष महत्व रखता था। यहाँ दफनाने की परंपराओं, अनुष्ठानों और सामुदायिक गतिविधियों के संकेत मिलते हैं। इससे लगता है कि स्टोनहेंज केवल पत्थरों का घेरा नहीं था, बल्कि किसी विशाल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य का केंद्र रहा होगा। शायद लोग दूर दूर से यहाँ आते थे, विशेष अवसरों पर इकट्ठा होते थे, सूर्य के चक्रों को देखते थे और जीवन मृत्यु से जुड़े रहस्यों को समझने की कोशिश करते थे। आज स्टोनहेंज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और लाखों लोग इसे देखने आते हैं। फिर भी कोई भी व्यक्ति इसके सामने खड़ा होकर यह दावा नहीं कर सकता कि उसने इसका रहस्य पूरी तरह समझ लिया है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। स्टोनहेंज हमें उस समय की ओर ले जाता है जब मनुष्य ने आकाश को पढ़ना शुरू किया था, पत्थरों को पवित्र अर्थ देना शुरू किया था और प्रकृति के चक्रों को अपने जीवन से जोड़ना शुरू किया था। यह घेरा आज भी शांत है, लेकिन उसकी चुप्पी में एक गहरा प्रश्न छिपा है। क्या प्राचीन लोग पत्थरों से समय माप रहे थे, देवताओं से बात कर रहे थे, या मृत्यु के बाद के अंधेरे को समझने की कोशिश कर रहे थे? नंबर 12, टेराकोटा योद्धा, चीन। मिट्टी की सेना जो सम्राट की मृत्यु के बाद भी पहरा देती रही। चीन के शियान के पास जमीन के नीचे दबी टेराकोटा सेना 20वीं शताब्दी की सबसे अद्भुत पुरातात्विक खोजों में से एक मानी जाती है। वर्ष 1974 में जब यह विशाल मिट्टी की सेना सामने आई तो दुनिया को पता चला कि चीन के प्रथम सम्राट चिन शी हुआंग ने मृत्यु के बाद भी अपनी रक्षा के लिए एक पूरी सेना बनवाई थी। 8000 से अधिक जीवन आकार के सैनिक, घोड़े, रथ और हथियार, ये सब मिट्टी से बने, लेकिन उनकी उपस्थिति ऐसी है जैसे वे अभी आदेश मिलते ही चल पड़ेंगे। यह केवल कला नहीं, बल्कि मृत्यु, सत्ता और अमरता की एक चौंकाने वाली कल्पना है। हर सैनिक अलग है, किसी का चेहरा कठोर है, किसी की आंखें गंभीर, किसी की मूंछें अलग, किसी की वर्दी अलग, किसी की मुद्रा अलग। यह सबसे बड़ा रहस्य पैदा करता है कि इतने विशाल पैमाने पर काम करते हुए भी कारीगरों ने हर आकृति को विशिष्ट रूप कैसे दिया। यह कोई साधारण दोहराव नहीं था, यह एक जीवित सेना की नकल थी जिसमें पद, भूमिका, हथियार और व्यक्तित्व तक दर्ज किए गए थे। मानो सम्राट चाहता था कि परलोक में भी उसे वैसी ही सैन्य शक्ति मिले जैसी धरती पर मिली थी। चिन शी हुआंग चीन को एकीकृत करने वाला महान लेकिन कठोर शासक माना जाता है। उसने विशाल साम्राज्य को संगठित किया, दीवारों को जोड़ा, प्रशासनिक व्यवस्था बदली और अपने शासन को अमर बनाने की कोशिश की। लेकिन उसकी सबसे रहस्यमयी योजना उसके मकबरे से जुड़ी थी। माना जाता है कि टेराकोटा सेना उसके विशाल समाधि परिसर का केवल एक हिस्सा है। बहुत बड़ा भाग अब भी पूरी तरह खोदा नहीं गया। यह बात इस रहस्य को और बढ़ा देती है कि जमीन के नीचे अब भी क्या छिपा हो सकता है। इस सेना का उद्देश्य स्पष्ट रूप से मृत्यु के बाद सम्राट की रक्षा से जुड़ा था। प्राचीन चीन में परलोक की अवधारणा इतनी शक्तिशाली थी कि शासक मृत्यु के बाद भी अपना राजसी संसार साथ ले जाना चाहते थे। लेकिन असली शवों या जीवित बलि की जगह मिट्टी की सेना बनाना अपने आप में एक अनूठा समाधान था। यह प्रतीकात्मक भी था और डराने वाला भी। हजारों सैनिकों की कतारें, अनुशासित व्यवस्था, घोड़े और रथ, ऐसा लगता है जैसे मृत्यु के अंधेरे में भी सम्राट ने साम्राज्य की सैन्य रचना को साथ ले लिया। टेराकोटा योद्धाओं की खोज ने कला, तकनीक और संगठन के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। इतने विशाल निर्माण के लिए कारीगरों, मजदूरों, योजनाकारों और शिल्पियों की बड़ी व्यवस्था रही होगी।
मिट्टी को तैयार करना, आकृतियों को बनाना, पकाना, रंगना, हथियारों के साथ रखना और पूरे परिसर में योजनाबद्ध तरीके से जमाना, यह सब अत्यंत सूक्ष्म प्रबंधन की मांग करता था। कुछ योद्धाओं पर रंगों के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वे कभी केवल भूरे मिट्टी के नहीं बल्कि रंगीन और जीवंत दिखते होंगे। कल्पना कीजिए, जब यह सेना नई बनी होगी तब वह कितनी वास्तविक और भयावह प्रतीत होती होगी। आज टेराकोटा सेना यूनेस्को विश्व धरोहर का हिस्सा है और लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह हमें एक सम्राट के मन में झांकने देती है। एक ऐसा शासक जिसने अपनी मृत्यु को भी सामान्य अंत नहीं माना, बल्कि उसे एक और साम्राज्य की शुरुआत बना दिया। हर मिट्टी का सैनिक मानो यही कहता है कि सत्ता केवल जीवन में नहीं, मृत्यु के बाद भी सुरक्षा चाहती है। और यही विचार टेराकोटा सेना को दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों में बदल देता है। एक ऐसी सेना जो कभी युद्ध में नहीं लड़ी, फिर भी 2000 वर्षों से भी अधिक समय से अपने सम्राट की मौन पहरेदारी कर रही है। आज के वीडियो में इतना ही। इन जगहों को देखकर यही एहसास होता है कि प्राचीन दुनिया केवल इतिहास नहीं थी, बल्कि रहस्यों की ऐसी परत थी जिसे हम आज भी पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। कुछ जगहें समय के साथ टूट गईं, कुछ रेत और जंगल में छिप गईं, लेकिन उनका सवाल आज भी जिंदा है। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी यात्राएं पसंद हैं, तो अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे अध्याय के साथ जहां इतिहास खुद एक पहेली बन जाता है